प्यारे बच्चों, कार्यक्रम में मंचासीन मेरे माताजी और सभी मौजूद मेहमानगण, मैं आप सबका इस समारोह में स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं और 79वें स्वतंत्रता दिवस की आप सबको हार्दिक बधाई, शुभकामनाएं देता हूं। स्वतंत्रता, समानता, न्याय और बंधुत्व, ये चार सिर्फ शब्द नहीं है। स्वतंत्रता, समानता, न्याय और बंधुत्व, ये चार सिर्फ शब्द नहीं है, बल्कि ये जीवन का सार है। एक तरह से कहें कि ये हमारी आत्मा है। इसीलिए चाहे सन 1776 में अमेरिकी क्रांति हो, चाहे 1789 में फ्रांस की क्रांति हो, और चाहे फिर अन्य राष्ट्रों की आज़ादी की क्रांति हो, सब में इन चार मूल्यों को सर्वोपरि रखा गया है। और इन सब में भी मैं आपको बताना चाहता हूं कि स्वतंत्रता अपने आप में सबसे ऊपर है। बाकी तीन जो हैं वो कहीं ना कहीं इसके साधन के रूप में काम करते हैं। चूंकि स्वतंत्रता समस्त मूल्यों में सर्वोच्च है, इसलिए आज के इस दिन को हम मना रहे हैं हर्ष और उल्लास के साथ। आज का दिन है हर्ष और उल्लास का दिन। आज का दिन है आज़ादी की हमारी 79वें दिवस के रूप में 78वीं वर्षगांठ का दिन। आज का दिन है हमारे अमर शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित करने का दिन। आज का दिन है राष्ट्रभक्ति में डूब जाने का दिन। लेकिन साथ ही मैं आपको बताना चाहूँगा कि आज का दिन सिर्फ डूब जाने का दिन नहीं है, बल्कि आज का दिन है हमारे उन अमर शहीदों के जीवन से प्रेरणा लेने का दिन, उनके आदर्शों को अपने जीवन में उतारने का दिन, उनके आदर्शों पर चलकर और राष्ट्र की जो आज़ादी जो हमें अपनी जान से भी प्यारी है उसको अक्षुण्ण बनाए रखने का दिन। इसलिए मैं कहता हूँ आज़ादी की कभी शाम नहीं होने देंगे, आज़ादी की कभी शाम नहीं होने देंगे। हमारे अमर शहीदों की कुर्बानी को कभी बदनाम नहीं होने देंगे, हमारे अमर शहीदों की कुर्बानी को कभी बदनाम नहीं होने देंगे। जब तक लहू का एक भी कतरा बाकी है जिस्म में, जब तक लहू का एक भी कतरा बाकी है जिस्म में, भारत माँ के आंचल को कभी नीलाम नहीं होने देंगे, भारत माँ के आंचल को कभी नीलाम नहीं होने देंगे। दोस्तों, हमें आज़ादी आज से 78 ईयर्स पूर्व, 78 वर्ष पूर्व 1947 में प्राप्त हुई। एक बहुत बड़ा जश्न हम हर साल इसके लिए मनाते हैं। मैं आपको ये संदेश देना चाहता हूँ कि इस आज़ादी को हमें और सुंदर बनाने के लिए अभी बहुत कुछ करने की आवश्यकता है। हम स्वतंत्रता को अपने अधिकार के रूप में देखते हैं, निश्चित रूप से हमें देखना भी चाहिए। लेकिन मैं आपको ये संदेश देना चाहता हूँ छोटा सा, कि हम अधिकार की बात हर जगह पे करते हैं। आज हमारे देश में 150 करोड़ हमारे नागरिक जो निवास करते हैं, लगभग सभी, ऑलमोस्ट सभी अधिकार के प्रति जागरूक हो चुके हैं। लेकिन मैं आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूँ हमारे मूल कर्तव्यों की तरफ। देखिए, मेरा अधिकार आपका कर्तव्य है और आपका अधिकार मेरा कर्तव्य है, आपकी स्वतंत्रता मेरा कर्तव्य है। यदि हम सिर्फ अधिकार की बात करेंगे तो हमारे अधिकार खटाई में पड़ जाएंगे, हम अपनी स्वतंत्रता को उससे दूर हो जाएंगे। क्योंकि यदि हमें हमारी स्वतंत्रता सुरक्षित रखनी है तो हमें दूसरे लोगों की स्वतंत्रता को भी सुरक्षित रखने की आवश्यकता होगी। इसलिए अधिकार के साथ कर्तव्यों की पालना, कर्तव्यों के प्रति जागरूक होना सीखें। हमारे संविधान में 11 मूल कर्तव्यों का समावेश किया गया है। मैं शॉर्ट में उनकी गिनती करवा रहा हूँ। राष्ट्र की रक्षा करना, राष्ट्र की एकता और अखंडता की रक्षा करना, राष्ट्र की संपत्ति की रक्षा करना, राष्ट्र के प्रतीकों का सम्मान करना, बंधुत्व और भाईचारे की भावना का विकास करना, हर समय राष्ट्र की रक्षा के लिए तत्पर रहना, राष्ट्र की जो संपत्ति है उसकी सुरक्षा करना। हम बहुत बार देखते हैं लोग राष्ट्रीय संपत्ति को बिना बात ही जो है
नुकसान पहुंचाते रहते हैं। तो राष्ट्र की संपत्ति की रक्षा करना हमारा मूल कर्तव्य है। और 11वें कर्तव्य के रूप में शिक्षा, प्राथमिक शिक्षा को अनिवार्य रूप से मूल कर्तव्य के रूप में शामिल किया गया है, जिसके लिए न केवल विद्यार्थी जिम्मेदार है बल्कि सबसे ज़्यादा जिम्मेदार अभिभावक है। अर्थात हम सब प्राथमिक शिक्षा अपने बच्चों को दिलाने के लिए एक तरह से संवैधानिक रूप से अपने कर्तव्यों से बंधे हुए हैं। इसके अलावा वैज्ञानिक सोच का विकास करना भी हमारा एक मूल कर्तव्य है। आज हम देखते हैं हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा अंधविश्वासी होते जा रहे हैं। छोटी सी चीज़ बिना बात लोग सोशल मीडिया पे वायरल करते हैं और हम उसके बिना तर्क में जाए, बिना उसके जड़ में जाए और उस बात को स्वीकार करते हुए और हाथ जोड़ते हुए और उस अंधविश्वास के पीछे हो जाते हैं। मेरा ये मानना है कि जब हमारा मूल कर्तव्य हमारे संविधान निर्माताओं द्वारा निर्धारित किया गया है, तो फिर क्यों नहीं हम वैज्ञानिक सोच का विकास करें, तार्किक सोच का विकास करें। यदि हम अपने मूल कर्तव्यों के प्रति जागरूक हो जाएंगे तो निश्चित रूप से हम हमारे अधिकारों को भी सुरक्षित करने में सफल होंगे। मैं विद्यार्थियों के लिए एक छोटी सी कहानी के माध्यम से एक संदेश देना चाहता हूँ। अमेरिका के प्रथम राष्ट्रपति के रूप में अब्राहम लिंकन का नाम आप लोगों ने सुना होगा। लकड़हारे से राष्ट्रपति पद तक एक पाठ चला करता था छोटी क्लासों में, लकड़हारे से राष्ट्रपति पद तक, और वो भी इस विश्व के सबसे शक्तिशाली राष्ट्र के राष्ट्रपति पद तक। जब अब्राहम लिंकन साहब चुनाव जीत के अमेरिका के राष्ट्रपति बने तो चूँकि हर व्यक्ति के शुभचिंतक भी होते हैं और जीवन में शत्रु भी होते हैं। कई बार हमारी गलतियों की वजह से शत्रु बनते हैं और कई बार जो है लोग बिना बात ही शत्रु बन जाते हैं। तो अब्राहम लिंकन साहब के भी बहुत सारे शत्रु थे। जब राष्ट्रपति बने तो उनके एक मित्र उनके पास आए और उनको बोले कि आपके इतने सारे शत्रु हैं, चुनाव के दौरान उन्होंने आपको नुकसान पहुंचाने का प्रयास किया, आपके वोट काटने का प्रयास किया। अब वक्त आ गया है जब आप उन सभी दुश्मनों को एक एक करके ख़त्म कर दो। अब्राहम लिंकन साहब मुस्कुराए और जवाब दिया, जी महोदय, मुझे आपकी बात स्वीकार है और मैंने ये काम प्रारंभ भी कर दिया है। मैं एक एक करके अपने दुश्मनों को अपना दोस्त बनाता जा रहा हूँ। मैं एक एक करके अपने दुश्मनों को अपना दोस्त बनाता जा रहा हूँ और ऐसे करते करते मैं अपने सारे दुश्मन खत्म कर दूंगा। एक बच्चों के लिए और अभिभावकों के लिए, दोनों के लिए मैं यहाँ ये संदेश देना चाहता हूँ कि जीवन में यदि आपको बड़ा बनना है तो लड़ना छोड़कर दुश्मनों को अपना दोस्त बना लीजिए और तब देखिए आप किस तरह से आगे बढ़ते हैं। बच्चों को विशेष तौर पर संदेश देने के लिए मैंने एक फॉर्मूला तैयार किया है, आपके समक्ष उसका मैं खुलासा करना चाहता हूँ। ये फॉर्मूला प्रोग्रेस शब्द से सभी वाकिफ हैं। यू ऑल आर नॉट फॉर द वर्ड प्रोग्रेस, PROGRESS, P फॉर प्लानिंग। जिंदगी में आप कुछ भी काम क्यों ना करने जा रहे हैं, चाहे खेत में काम कर रहे हैं, चाहे विद्यालय में अध्ययन कर रहे हैं, चाहे आप सीमा पे जाके युद्ध लड़ रहे हैं, आपको प्लानिंग अति आवश्यक है। यदि आपने प्लानिंग उस काम की कर ली है तो मानिए कि आपका आधा काम हो गया है। प्रोग्रेस का जो दूसरा अक्षर है वो है R, PR फॉर रिस्क। टेक रिस्क। यदि जीवन में आपको कुछ करना है, जीवन में आपको आगे बढ़ना है, जीवन में आपको यदि बड़ा व्यक्ति बनना है तो आपको रिस्क लेनी पड़ेगी। R फॉर रिस्क आपको लेनी पड़ेगी। रिस्क से क्या तात्पर्य है? रिस्क से तात्पर्य यह है कि आप जो भी काम करने जा रहे हैं वहां पर सिक्के के दो पहलू हैं, एक है हेड और दूसरा है टेल। अर्थात आप उसमें सफल भी हो सकते हैं और आपके असफलता के चांस भी जो है उसमें बराबर बने हुए हैं। ये आप पे निर्भर करेगा कि आप यहाँ पर सफलता को देखते हैं या फिर असफलता को देखते हैं। कुछ लोगों का प्रश्न ये होता है कि इसमें फेल हो गए तो क्या होगा, और कुछ जो पॉजिटिव सोच के लोग हैं, जो रिस्क लेने के लिए आतुर हैं और जो इतिहास में अपना नाम लिखवा चुके हैं और इतिहास में अपना नाम लिखाने के लिए बेताब हैं, वो लोग कहते हैं
कि हमें सफलता मिलेगी तब हम ऐसे करेंगे, अर्थात उनका ध्यान जो है वो असफलता की तरफ नहीं जाएगा। आपको यहाँ पर रिस्क लेने की आवश्यकता है। प्रोग्रेस का जो PRO तीसरा जो अक्षर है वो है O फॉर ओरिएंटेशन एंड O फॉर अपॉर्चुनिटी। आप यदि कोई काम करने जा रहे हैं तो आपका ओरिएंटेशन उसका परफेक्ट होना चाहिए। आप देखते होंगे कई बार कि कोई भी भारत सरकार की तरफ से, राजस्थान सरकार की तरफ से कोई स्कीम लॉन्च होती है तो उसके ओरिएंटेशन के लिए कई प्रकार के प्रोग्राम्स जो है वो लॉन्च गवर्नमेंट द्वारा किए जाते हैं। ऐसे ही जैसे कोई कोर्स किसी कॉलेज द्वारा प्रारंभ किया जाता है, उसका सेशन ओपन होता है, उसमें वो ओरिएंटेशन का प्रोग्राम एक उसके लिए आयोजित करते हैं। ओरिएंटेशन से तात्पर्य है कि जो काम आप करने जा रहे हैं आपके दिमाग में उसका पूरी तरह से आपके जहन में वो काम छा जाना चाहिए, दैट इज ओरिएंटेशन। ओरिएंटेशन आपका जो है उस काम के प्रति होना चाहिए। साथ में अपॉर्चुनिटी, अपॉर्चुनिटी से तात्पर्य यह है कि आप जो भी काम कर रहे हैं, आप जो भी मंजिल आपने तय की है उसके मार्ग पर जब आप चल रहे हैं तो आपको उसमें अच्छे और बुरे दोनों प्रकार की चीज़ें वहाँ पर मिलेंगी। अच्छी चीज़ का मतलब है अपॉर्चुनिटी, आपको वहाँ अपॉर्चुनिटी मिलेगी। अपॉर्चुनिटी जो है उसको आपको ध्यान में रखना है और उसको कभी मिस नहीं करना है। अपॉर्चुनिटी को यदि आपने मिस नहीं किया तो निश्चित रूप से मान लीजिए कि अब आप सफलता के बेहद करीब पहुँच चुके हैं। PROG जो अगला अक्षर है इसका प्रोग्रेस का वो है G फॉर ग्रेसफुल। बी ग्रेसफुल ऑलवेज। आप चाहे सफलता के किसी भी शिखर पर क्यों नहीं पहुंच गए हैं, लेकिन आपके अंदर एक गरिमापूर्ण भाव होना चाहिए। आपके मन में जो है एक विनम्रता का भाव होना चाहिए। आपके मन में है वो लोगों के प्रति सम्मान का भाव होना चाहिए, तब आपकी सफलता के मायने हैं, अन्यथा आपकी सफलता निरर्थक है। ग्रेसफुल, बी ग्रेसफुल, अर्थात ग्रेसफुल बनिए हमेशा। प्रोग्रेस का जो अपना अगला अक्षर है PROGR, आर अगेन, दोबारा आर आ गया, दोबारा आर आ गया। देखिए रिपीट, या यदि हम विद्यार्थियों की भाषा में कहें तो रिवीजन। कुछ भी काम कर लो, चाहे आप बढ़ई का काम कर रहे हो, आप चारपाई बना रहे हो, तो पहली बार आपने बनाई, उसके हो सकता है एंगल्स सही नहीं आए हो या नीचे समतल नहीं हो और एक पैर उसका उठा हुआ हो सकता है, तो आपको क्या करना पड़ेगा वहाँ पे? उसको तोड़ के फेंक दोगे आप? नहीं, उसको तोड़ के नहीं फेंकना है, बल्कि आपको अपने काम को रिपीट करना पड़ेगा। आप दोबारा से जीरो से शुरू कीजिए और उसको पूरा रिपीट कीजिए। देखिए कहाँ पर आपने गलती करी है, कहाँ पर कमी हुई है, उस कमी को रिवीजन में जो है उसको दूर कर दीजिए आप, तब आपका परफेक्शन उसमें आएगा। रिपीट करते ही आप जो है परफेक्ट बनेंगे। तो जो पहला P था उसमें मैं साथ में ये परफेक्ट शब्द भी जोड़ता हूँ। मैं एक संदेश आप सबको देना चाहता हूँ कि आप चाहे छोटे से छोटा काम करें या बड़े से बड़ा काम करें, काम का कोई लेवल नहीं होता, उसमें परफेक्शन आपका क्या है उसका लेवल होता है। आप छोटे काम में यदि बेहतरीन परफेक्शन करेंगे तो आप बहुत बड़ा काम कर जाएंगे, और यदि आप बड़े काम में परफेक्शन नहीं रखेंगे तो आप जीरो पर आ जाएंगे। आज के ज़माने में आप लोग IITs को देखते हो, MBA होल्डर्स को देखते हो, MBA चाय वाला। क्या आपने सोचा कभी कि MBA करके कोई चाय की दुकान करेगा? काम आपको लग सकता है छोटा है, लेकिन काम करने का जो तरीका है वो उसका बहुत बड़ा है, और आज इसलिए पूरे सीकर में उसका नाम है। आपने ऐसे ही, मैंने अभी पढ़ा था न्यूज़पेपर में कि दिल्ली में एक जो IIT और आफ्टर दैट MBA होल्डर, वो उसने लॉन्ड्री का काम शुरू किया, और वो दिल्ली का सबसे बड़ा लॉन्ड्री जो है उसका ऑर्गेनाइजेशन है। तो कहने का मतलब एक IIT का आपने बहुत पहले 5-8 साल पहले सुना होगा कि उसने सब्जी बेचने का काम शुरू कर दिया। अब काम कितने छोटे हो सकते हैं हमें लग सकता है, पर वो छोटे नहीं होते हैं, छोटे नहीं होते हैं। कर्म कभी छोटा नहीं हो सकता, ठीक है? हमें उनको करने के तरीके देखने पड़ेंगे। करने का तरीका आपका बड़ा है तो काम बड़ा बनेगा, करने का तरीका आपका छोटा है तो वो काम छोटा बन जाएगा। इसलिए मैं कहता हूँ कि आप परफेक्शन के साथ काम कीजिए। प्रोग्रेस का जो अगला अपना अक्षर है वो है E, PROGRE, E फॉर इफिशियंसी। इफिशियंसी इज मस्ट फॉर सक्सेस। दक्षता आप में होनी चाहिए। आप चाहे खेत में काम कर रहे हो, चाहे किचन में काम कर रहे हो, चाहे आप विद्यार्थी होमवर्क कर रहे हो, चाहे टीचर पढ़ा रहे हो, चाहे ऑफिसर्स जो अपने डिपार्टमेंट्स के काम कर रहे हो, उनमें आपकी दक्षता प्रवीणता होनी चाहिए। दक्षता प्रवीणता यदि आपकी नहीं है तो यू कैन नॉट गेट
प्रॉपर रिजल्ट्स, आपके सही रिजल्ट्स आपको नहीं मिल सकते। दक्षता बहुत ज़रूरी है। अब कहोगे कि दक्षता कैसे आएगी? दक्षता तो आप की विल पावर पे डिपेंड करेगी, दक्षता तो आपकी मेहनत पे डिपेंड करेगी, दक्षता तो जो है वो आपका आगे बढ़ने के जज्बे पे डिपेंड करेगी। आपको ये सारी चीज़ें अपने व्यक्तित्व में समाहित करनी होगी। निश्चित रूप से भी आपको बड़े काम करने हैं, निश्चित रूप से भी आपको आगे बढ़ना है और बड़ी मंजिलें प्राप्त करनी है, तो आपको ऐसा करना पड़ेगा। प्रोग्रेस का जो अगला अक्षर है वो है एस। एस फॉर स्मार्ट। स्मार्ट का मतलब ऐसे नहीं है कि पैंट शर्ट बढ़िया पहन लिए, शूज पहन लिए और कॉम करके और फिर डियो लगा के हम लोग आ गए। स्मार्ट का मतलब ये है कि आपका वर्क स्मार्ट होना चाहिए। आप जो काम कर रहे हैं वो स्मार्ट उसका तरीका होना चाहिए। जैसे आज का युग मशीनरी का युग है, हम खाई खोदने के लिए फावड़ा लेके लग सकते हैं, मैं लग सकता हूँ वहाँ पे, कोई दिक्कत नहीं है। और मुझे मान लीजिए 100 फीट खाई खोदनी है, 4 फीट गहरी है, और उसी खाई को मैं जो है एक मशीन लगवा के 1 घंटे में पूरी करवा सकता हूँ। मैं यदि उसमें लगा रहूँगा तो मुझे 10 दिन भी लग सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए क्या है कि 10 दिन यदि मैं उसमें काम करूँगा तो आप सोचिए कि कितनी मैन पावर जो है वो वहाँ पर वेस्टेज उसका हुआ है। और वही काम मशीन ने 1 घंटे में कर दिया, आपका काम तत्काल हो गया, कम पैसे में हो गया, कम समय में हो गया। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर आपका स्मार्ट वर्क हुआ है। यही चीज़ आप हर प्रकार के काम में लागू कर सकते हैं। बच्चे जो हैं वो याद करने के लिए स्मार्ट वर्क कर सकते हैं, टीचर्स उनको स्मार्ट वर्क करने के तरीके बता सकते हैं। वो कैसे बता सकते हैं? जैसे मैंने प्रोग्रेस का बताया, वो ऐसे फॉर्मूलेज बना सकते हैं। हम बनाया करते थे जब पढ़ाते थे, तो फॉर्मूले बना के दे देते थे और उसके बाद में बच्चे के लिए उनको याद करना एकदम ईजी हो जाता था। तो कहने का मतलब आपको यदि प्रोग्रेस करनी है तो आपको स्मार्ट वर्क चुनना पड़ेगा। जो अगला अपना इसका अक्षर है वो है एस, लास्ट, प्रोग्रेस का लास्ट एस। एस फॉर सिंसिरिटी। सिंसिरिटी मीन्स ऑनेस्टी एंड ट्रुथ। ये दो आपके व्यक्तित्व के पार्ट होने चाहिए। आप में ईमानदारी होनी चाहिए। हम बहुत छोटे थे तब जब अंग्रेजी जानते नहीं थे तो ऐसे सुना करते थे, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। और आज हम उस चीज़ को महसूस करते हैं कि यदि हमने ईमानदारी दिखा दी तो निश्चित रूप से हमें किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। दूसरा है ट्रूथ। ट्रूथ इज ट्रिम, ऐसा मैंने पढ़ा है। ट्रूथ इज ट्रिम। गांधी जी कहते थे कि सत्य की जीत होती है। हमारे अशोक चक्र में भी ये लिखा हुआ है, सत्यमेव जयते, सत्य की हमेशा जीत होती है। इसे सत्य पे अटल रहिए, सत्य से कभी विचलित मत होइए। फिर आप देखिए आपका जीवन किस तरह से प्रोग्रेस करता है, किस तरह से आप प्रगति की राह पर आगे बढ़ते हैं। क्योंकि हम लोग बहुत सारी चीज़ें जीवन में, हमें बहुत सारे काम भी करने होते हैं, विद्यार्थियों को अध्ययन भी करना होता है। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि पढ़ाई जो है उससे हर काम संभव है। यदि कोई मेरे से पूछे कि कोई एक ऐसी चीज़ बता दीजिए जिससे हम हर काम कर सकते हो, तो मेरा उत्तर होगा पढ़ाई, पढ़ना, एजुकेशन। पढ़ने का मतलब एजुकेशन प्राप्त करना। वो कैसे कि किस तरह से जो पढ़ाई है उसका इम्पोर्टेंस आपके जीवन को बदल देता है। मैं एक छोटी सी कहानी के माध्यम से आपको बताना चाहता हूँ। एक गांव में एक सेठ था। सेठ जी के घर पे एक नौकर था। नौकर के घर में 2-3 मेंबर थे, एक बेटा था उसका। सभी लोग सेठ जी के घर पे काम करते थे। वो नौकर जो खुद है वो खत्म हो गया किसी कारण से, उसकी वाइफ खत्म हो गई, वो उनका बेटा बचा, वो सेठ जी के घर पे नौकरी करता रहा। घरेलू नौकर के रूप में वो काम करते थे। एक दिन नौकर ने कहा, काम करके आया था और उसको सूखी रोटी मिली, बाजरे की रोटी मिली। रोटी खाने से पहले नौकर ने जो किचन उनकी जो संभालती थी महिला, उसको कहा कि मुझे छाछ राबड़ी भी ला दो। तो उसने उसका तिरस्कार करते हुए उसको छाछ राबड़ी नहीं दी। वो बहुत दुखी हुआ। 2-3 दिन बाद में पास के ही कोई शहर में साधुओं का एक बड़ा सम्मेलन वहाँ पर हो रहा था, उसमें वो नौकर भी चला गया। वहाँ साधुओं के संपर्क में जब आया तो साधुओं को पता चला कि इस व्यक्ति का कोई भी जो है वो रखवाला नहीं है, इसका कोई संरक्षक नहीं है, इसके माँ बाप खत्म हो गए। उन्होंने सोचा कि इसको हम अपनी जमात में शामिल कर लें। वो भी उसको प्रस्ताव दिया तो वो भी शहर राजी हो गया। वो उनके पास रुक गया क्योंकि वहाँ खाने पीने को मिल रहा था।
और ना कोई दूसरा इस प्रकार का काम करना पड़ रहा था। अब साधुओं ने निर्णय लिया कि इसको काशी पढ़ने के लिए भेज देते हैं। उस बच्चे को काशी भेज दिया। 10-12 साल 15 साल वहाँ उसने अध्ययन किया। अध्ययन करके और फिर जब वो बाहर निकला तो सभी साधु उससे प्रभावित हुए और उसको अपनी जमात का महामंडलेश्वर घोषित कर दिया। अपनी जमात का महामंडलेश्वर घोषित कर दिया। और कुछ समय पश्चात उसी शहर में दोबारा से जो है वो सब लोग वहाँ पर अपने सम्मेलन के लिए एकत्र होते हैं, प्रचार प्रसार होता है। सेठ जी को पता चलता है कि यहाँ पर बहुत पहुँचे हुए साधु पधारे हुए हैं। सेठ जी दौड़े दौड़े जाते हैं वहाँ पर, उनको निवेदन करते हैं कि मेरे घर पे आप एक बार भोजन करिए। साधु लोग जाते हैं वहाँ पे, जो महामंडलेश्वर थे वो भी जाते हैं वहाँ जाके, और भोजन उनके पास 56 प्रकार के भोग सामने रहते हैं। उनको हंसी आती है। सेठ जी कहते हैं कि महाराज हमसे कोई गलती हुई, आप हंसे कैसे, इसका कारण बताइए। तो महाराज बताते हैं कि एक दिन मुझे इस घर में राबड़ी तक नसीब नहीं हुई थी और आज मेरे सामने इसी घर में 56 प्रकार के व्यंजन यहाँ पर रखे हुए हैं। तो बच्चों, जो अध्ययन पढ़ाई थी, पढ़ाई से जो है वो राबड़ी से 56 प्रकार के भोग तक पहुंचा कैसे व्यक्ति। तो मैं आपको संदेश देना चाहता हूं कि जीवन में आपको आगे बढ़ना है तो निश्चित रूप से आपको पढ़ना होगा। आज का युग विज्ञान और ज्ञान का युग है, आज का युग तकनीकी का युग है, आज का युग डिजिटल युग है, आज का युग जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का युग है, अर्थात कृत्रिम बुद्धिमत्ता, मनुष्य की तरह सोचने वाली मशीन आज आपके सामने उपलब्ध है। तो ऐसे में यदि आप अध्ययन नहीं करेंगे तो बहुत पिछड़ जाएंगे। मैं अभिभावकों से ये आग्रह करता हूं कि हमारे मूल कर्तव्यों का पालन करते हुए आप अपने सभी बच्चों को शिक्षा दिलवाइए और बेहतरीन शिक्षा के लिए प्रयास कीजिए। हम आपके साथ खड़े हैं। मैं श्री एजुकेशन एकेडमी के बारे में बताना चाहता हूं कि श्री का जो टैग है वो ये है कि कतरा हूं पर समुद्र बनने का मादा रखता हूं, कतरा हूं पर समुद्र बनने का मादा रखता हूं, सानिध्य में आए प्रत्येक विद्यार्थी को परिष्कृत करने का इरादा रखता हूं, सफल बनाऊंगा हर एक विद्यार्थी को, सफल बनाऊंगा हर एक विद्यार्थी को, अभिभावकों से ये वादा रखता हूं, अभिभावकों से ये वादा रखता हूं। मैं आज इस मंच से आपसे वादा करता हूं कि आपके नौनिहाल जो यहाँ पर हमारे पास आप लोग सुबह सुबह उनको नहला के और कच्ची नींद में उनको उठा के भेजते हैं, हम हर तरह से उनका विकास करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। हम उनको हर प्रकार की सुविधा देने के लिए प्रतिबद्ध हैं। यदि आपको कभी किसी भी प्रकार से इस क्षेत्र में कोई समस्या, कोई परेशानी महसूस होती है तो आप बेबाक व्यायाम से संपर्क करके हमें वो बता सकते हैं। हम आपके लिए 24x7 तैयार रहेंगे। और मैं आपसे भी ये एक छोटा सा निवेदन करना चाहता हूं कि यदि हम 2 कदम आगे बढ़ाते हैं तो आपका भी एक कदम निश्चित रूप से हमारी तरफ आना चाहिए, क्योंकि तभी मंजिल जो है वो आसान होती है। अब मैं अपने उद्बोधन को ज़्यादा लंबा नहीं खींच के और पुनः आप सबको 79वें स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक बधाई शुभकामनाएं देता हूं। हमारे मुख्य अतिथि, हमारे विशिष्ट अतिथि और हमारे सभी कुशल प्रबंधक टीम के सदस्य, विद्वान शिक्षकगण, प्यारे प्रिय अभिभावकगण, प्यारे बच्चों, सब को मैं एक बार अपनी तरफ से धन्यवाद देता हूँ, साधुवाद देता हूँ और 2 पंक्तियों के साथ अपनी बात को समाप्त करना चाहता हूँ। कौन कहता है आसमान में छेद नहीं हो सकता, कौन कहता है आसमान में छेद नहीं हो सकता, बस एक पत्थर जरा तबीयत से उछाल कर तो देखो यारो, एक पत्थर जरा तबीयत से उछाल कर तो देखो यारो। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।